हेलो स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 7। इस वीडियो में विज्ञान के अध्याय 3 यानी रेशों से वस्त्र तक के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम पूरे अध्याय को स्टेप बाय स्टेप और बारीकी से समझेंगे, साथ ही नोट्स भी लिखेंगे। इस प्रकार ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के वस्त्र सामग्रियों का उपयोग करते हैं, जैसे कि साड़ियां, शाल, स्वेटर, बेडशीट, पर्दा, तौलिए इत्यादि। वस्त्र धागों से मिलकर बनते हैं। जो वस्त्र हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, ये सभी वस्त्र धागों से मिलकर बनते हैं। धागे बहुत महीन रेशों से मिलकर बने होते हैं। सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी वस्त्र के रेशे पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक रेशे कहते हैं, जबकि पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक के वस्त्र मानव निर्मित रेशों से बने होते हैं। इस प्रकार के रेशों को संश्लेषित रेशे या मानव निर्मित रेशे कहा जाता है। इस अध्याय में हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे जानतव रेशे क्या हैं, किस प्रकार के रेशे को जानतव रेशे कहा जाता है। जानतव रेशे की अगर हम उदाहरण की बात करें तो ऊन और रेशम जानतव रेशे के उदाहरण है। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जानतव रेशे कहा जाता है। ऐसे रेशे जो जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, इस प्रकार के रेशे को जानतव रेशे कहा जाता है। उदाहरण की अगर हम बात करें तो ऊन और रेशम जानतव रेशे हैं, क्योंकि ऊन और रेशम जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। अब आइए हम पहले ऊन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती है। ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर बालों से ढके होते हैं। कुछ ऐसे जंतु हैं जैसे कि भेड़, बकरी, याक, इसके अलावा कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त किए जाते हैं। ऊन प्रदान करने वाले इस प्रकार के जंतुओं के शरीर की एक खासियत यह है कि इनके शरीर बालों से ढके होते हैं। आप इस चित्र को देख सकते हैं। इस चित्र में घने बालों वाली भेड़ को दिखाया गया है। इस प्रकार के जंतुओं के शरीर में जो बाल होते हैं, इन सभी बालों को काटकर उनसे ऊन प्राप्त किया जाता है। अध्याय में आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न पर चर्चा करना महत्वपूर्ण है। प्रश्न यह है कि इन जंतुओं के आवरण पर बालों की मोटी परत क्यों होती है? प्रकृति ने इन जंतुओं को बालों की मोटी परत क्यों प्रदान की है? इसका क्या कारण है? बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है। वायु ऊष्मा की कुचालक होने के कारण यह शरीर की ऊष्मा को वातावरण में जाने नहीं देती। प्रकृति ने इन जंतुओं के शरीर पर बालों का जो आवरण प्रदान किया है, इन बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भरी रहती है। चूंकि हम जानते हैं कि वायु ऊष्मा की कुचालक होती है, इसके कारण शरीर की ऊष्मा वातावरण में नहीं जा पाती है। अतः बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं। अब हम ऊन प्रदान करने वाले जंतुओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। बाजार में सामान्य रूप से उपलब्ध ऊन भेड़ की ऊन ही होती है। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है, जो जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस चित्र में अंगोरा बकरी को दिखाया गया है। अंगोरा बकरी की नस्ल से ही अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है। दूसरे चित्र में आप याक को देख सकते हैं। याक के शरीर में उपस्थित बालों को काटकर भी ऊन प्राप्त किया जाता है। कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल होते हैं। इनसे बेहतरीन सालें बनाई जाती हैं, जिन्हें पश्मीना सालें कहा जाता है। जो कश्मीरी बकरी होती हैं, इनकी त्वचा के निकट जो मुलायम बाल पाए जाते हैं,
इन सभी बालों को काटकर पश्मीना ऊन बनाया जाता है और इससे पश्मीना शालें बनाई जाती हैं जो काफी प्रसिद्ध होती है। ऊंट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस चित्र में ऊंट को दिखाया गया है। ऊंट के शरीर में बाल पाए जाते हैं और इन सभी बालों को काटकर ऊन प्राप्त किया जा सकता है। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पेका से भी ऊन प्राप्त किया जाता है। इस चित्र में लामा और एल्पेका को दिखाया गया है। ये दो जंतु प्रमुख रूप से दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं और इनके शरीर से बालों को काटकर ऊन प्राप्त किया जा सकता है। अब हम अध्याय में आगे बढ़ते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं भेड़ पालन और प्रजनन। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। भेड़ों के शरीर में उपस्थित बालों को काटकर ऊन प्राप्त किया जाता है, इसीलिए ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। फिर उनके बालों को काटकर और फिर उन्हें संसाधित करके ऊन बनाई जाती है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों जैसे जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एवं गुजरात में मुख्य रूप से भेड़ का पालन किया जाता है। भेड़ शाकाहारी होती है और वह घास एवं पत्तियां पसंद करती है। हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ों को ऊन के लिए पाला जाता है। जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो ऊन प्राप्त करने के लिए उसके बालों को काट लिया जाता है। अब हम जानेंगे रेशों को ऊन में संसाधित करना। जंतुओं के शरीर में उपस्थित बालों को काटकर ऊन प्राप्त किया जाता है। इस प्रक्रिया में हम जानेंगे कि रेशों को ऊन में संसाधित कैसे किया जाता है। रेशों से ऊन प्राप्त करने की एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित चरण सम्मिलित हैं। प्रथम चरण यह है कि भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। ऊन प्राप्त करने की जो प्रथम चरण है वह यह है कि भेड़ के शरीर में उपस्थित बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। यह प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाती है। ऊन प्राप्त करने के लिए जंतुओं के शरीर में उपस्थित बालों को काटकर अलग कर लेना, इस प्रक्रिया को ऊन की कटाई कहा जाता है। भेड़ के बाल उतारने के लिए कैंची या मशीन का उपयोग किया जाता है। भेड़ के बाल उसे ठंड से बचाता है, इसलिए सामान्यतः बाल गर्मियों के मौसम में काटा जाता है। जैसा कि इसी वीडियो में हमने पहले ही चर्चा किया कि प्रकृति ने इस प्रकार के जंतुओं को बालों की एक मोटी परत का आवरण प्रदान किया है ताकि ऐसे जंतु ठंड से अपना बचाव कर सके। इसलिए भेड़ के शरीर से बालों की कटाई मुख्य रूप से गर्मियों के मौसम में किया जाता है ताकि उसे ठंड न लगे। ऊन उतारने के दौरान भेड़ को कोई विशेष कष्ट नहीं होता, जैसा कि हमें बाल कटाने के समय नहीं होता है। अब आता है दूसरा चरण। उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उसकी चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाए। यह प्रक्रम अभिमार्जन कहलाता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जंतुओं के शरीर से जो बालों को उतारा जाता है उसे टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है ताकि इन बालों में उपस्थित धूल, गर्द इत्यादि आसानी से निकल जाए। यह प्रक्रिया अभिमार्जन कहलाता है। आजकल अभिमार्जन की प्रक्रिया मशीन से भी किया जाता है। इसके बाद आता है तीसरा चरण। अभिमार्जन के बाद छंटाई की जाती है, जहां विभिन्न गठन वाले बालों को छांटा या पृथक किया जाता है। जब बालों को अच्छी तरह से धोकर उसे अभिमार्जित कर लिया जाता है, इसके बाद बालों की छंटाई की जाती है और इससे विभिन्न गठन वाले बालों को अलग अलग छांटा या पृथक किया जाता है। अब आता है चौथा चरण।
बालों में से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को छांट लिया जाता है जो बर कहलाते हैं। ये वही बर होते हैं जो कभी कभी स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं। हम अपने स्वेटर पर अक्सर बर देखते हैं। इसके पश्चात रेशों का पुनः अभिमार्जन करके उन्हें सुखा लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ऊन से धागे काते जाते हैं। अब पांचवा चरण, रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है क्योंकि भेड़ अथवा बकरी की सामान्य ऊन काली, भूरी अथवा सफेद होती है। चारों चरणों को पूरा करने के बाद पांचवें चरण में क्या किया जाता है कि रेशों की रंगाई की जाती है। कारण क्या है कि जो हम रेशे भेड़ अथवा बकरी से प्राप्त करते हैं ये सामान्य रूप से काली, भूरी या फिर सफेद रंग की होती हैं, इसलिए रेशों की रंगाई की जाती है। अब आता है छठा चरण। इसमें रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है, फिर लपेटकर उनसे धागा बनाया जाता है। पांचवें चरण पूरा करने के बाद रेशों को सीधा किया जाता है, उससे सुलझाया जाता है और फिर उससे लपेटकर उससे धागा बनाया जाता है। इस प्रक्रिया को रीलिंग कहा जाता है, यानी रेशों से धागा बनाने की जो प्रक्रिया होती है इसी प्रक्रिया को रीलिंग कहा जाता है। इस प्रकार रेशों से ऊन की प्राप्ति की जाती है। ऊन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद अब हम रेशम के बारे में पढ़ेंगे। रेशम यानी सिल्क के रेशे भी जांतव रेशे होते हैं। जांतव रेशे ऐसे रेशे को कहा जाता है जो जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। जिस प्रकार ऊन जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं ठीक वैसे ही रेशम भी जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, यानी ऊन और रेशम दोनों जांतव रेशे के उदाहरण हैं। रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन यानी सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पाला जाता है क्योंकि रेशम के कीट से ही रेशम प्राप्त होता है। तो इस प्रकार रेशम पालन करने की जो प्रक्रिया है इसे सेरीकल्चर कहा जाता है। सबसे पहले आइए समझते हैं रेशम कीट का जीवन चक्र कैसे चलता है। रेशम कीट के जीवन चक्र के संचालन में नर रेशम कीट और मादा रेशम कीट आपस में भाग लेते हैं। ये दोनों रेशम कीट जनन प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं। जनन की क्रिया में जो मादा रेशम कीट होते हैं वे सैकड़ों की संख्या में अंडे देती हैं। ये अंडे शहतूत के वृक्षों पर देती है। कुछ दिनों के पश्चात इन अंडों से लार्वा निकल आते हैं जिन्हें कैटरपिलर भी कहा जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। ये कैटरपिलर शहतूत की पत्तियों को दिन रात खाते रहते हैं और बड़े होते रहते हैं। अब करीब 25 से 30 दिनों के पश्चात ये कैटरपिलर पत्तियों को खाना बंद कर देते हैं और अपने चारों ओर एक आवरण बना लेते हैं। इस आवरण को कोकून कहा जाता है। इसी कोकून के अंदर जीव का आगे का विकास होता है, यानी कीट का आगे का जो विकास होता है इसी कोकून के अंदर ही होता है। तो इस प्रकार अब हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे। मादा रेशम कीट अंडे देती है जिनसे लार्वा निकलते हैं जो कैटरपिलर, इल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। मादा रेशम कीट जो अंडे देती हैं इन अंडों से कुछ दिनों के पश्चात लार्वा निकल आते हैं। इन्हीं लार्वा को कैटरपिलर भी कहा जाता है, इल्ली भी कहा जाता है या फिर रेशम कीट भी कहा जाता है। कैटरपिलर जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करता है और प्यूपा बन जाता है जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है। यह जाल रेशम के रेशे का बना होता है। यह आवरण कोकून कहलाता है, जैसा कि हमने चित्र में पहले ही देख लिया। कीट का इसके आगे का विकास कोकून के भीतर होता है। कोकून बनने के बाद कीट के आगे का विकास कोकून के भीतर होता है।
रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रेशम कहां से प्राप्त किया जाता है। रेशम कीट के कोकून से रेशम प्राप्त किया जाता है। रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं जो एक दूसरे से काफी अलग दिखाई देते हैं और उनसे प्राप्त रेशम भी भिन्न भिन्न होता है। टसर रेशम, मुगा रेशम, कोसा रेशम तथा अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न किस्म के रेशम कीटों से प्राप्त किए जाते हैं। सबसे सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम कीट है, जिससे शहतूत के वृक्ष पर पाला जाता है। रेशम कीट के कई सारे किस्म होते हैं और इनसे प्राप्त रेशम भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। सबसे सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम कीट है, जिसका पालन शहतूत के वृक्ष पर किया जाता है। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाला रेशम फाइबर मृदु, चमकदार और लचीला होता है तथा इससे सुंदर रंगों में रंगा जा सकता है। अब आइए समझते हैं कोकून से रेशम तक, यानी कोकून से रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को शहतूत के वृक्षों पर पाला जाता है और उनके कोकूनों को एकत्रित करके रेशम के फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। जब हमें रेशम प्राप्त करना होता है तो इसके लिए रेशम कीटों का पालन शहतूत के वृक्षों पर किया जाता है। जब इसमें कोकून बन जाता है तो कोकून को एकत्रित करके रेशम के फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों की संख्या में अंडे देती हैं। जो मादा रेशम कीट होते हैं ये शहतूत के वृक्षों पर एक बार में सैकड़ों की संख्या में अंडे देती हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। कुछ समय पश्चात इन अंडों से लार्वा निकल आते हैं, जिन्हें कैटरपिलर अथवा रेशम कीट भी कहा जाता है। जब मादा रेशम कीट शहतूत के वृक्षों पर अंडे दे देती है, इसके कुछ समय के पश्चात इन अंडों से लार्वा निकल आते हैं। इन लार्वा को कैटरपिलर भी कहा जाता है या फिर रेशम कीट भी कहा जाता है। कैटरपिलर शहतूत की नई नई पत्तियों को दिन रात खाते रहते हैं और बड़े हो जाते हैं। इस चित्र में शहतूत का वृक्ष को दिखाया गया है। रेशम कीट का पालन शहतूत के वृक्ष पर ही किया जाता है। दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं कि शहतूत की पत्तियों को खाते रेशम कीट। जो रेशम कीट होते हैं यानी जो कैटरपिलर होते हैं, ये शहतूत की पत्तियों को दिन रात खाते रहते हैं और बड़े हो जाते हैं। करीब 25 से 30 दिनों के बाद कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं और कोकून बनाते हैं, जिसके भीतर प्यूपा विकसित होता है। जब ये कैटरपिलर 20, 25 या फिर 30 दिन पुराना हो जाता है तो ये कैटरपिलर पत्तियों को खाना बंद कर देते हैं और अपने चारों ओर एक आवरण बना लेते हैं, जिससे कोकून कहा जाता है। फिर कीट के आगे का विकास इसी कोकून के अंदर होता है। इस चित्र में कोकून को दर्शाया गया है कि किस प्रकार कैटरपिलर अपने चारों ओर कोकून बना लेते हैं। कोकून से रेशम के रेशे की प्राप्ति। रेशे प्राप्त करने के लिए कोकूनों की बड़ी ढेरी को धूप में रखा जाता है अथवा पानी में उबाला जाता है या भाप में रखा जाता है। जब रेशम के रेशे प्राप्त करना हो तो ऐसी स्थिति में कोकूनों की ढेर को हम धूप में रखते हैं या फिर पानी में उबालते हैं या फिर भाप में रखते हैं। इस प्रक्रम में रेशम के फाइबर पृथक हो जाते हैं। इन रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। इस प्रकार प्राप्त रेशों से धागा बनाया जाता है और इस प्रकार धागा बनाने की प्रक्रिया को रीलिंग कहा जाता है। बुनकरों द्वारा रेशम के इन्हीं धागों से वस्त्र बुने जाते हैं। अब अगला टॉपिक महत्वपूर्ण है, इसमें हम जानेंगे रेशम की खोज कैसे हुई। एक प्राचीन चीनी किंवदंती के अनुसार रेशम की खोज कैसे हुई वे बताते हैं। सम्राट हुआंग टी ने साम्राज्ञी सी लुंग ची से अपने बगीचे में उगने वाले शहतूत के वृक्षों की पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने का कारण पता लगाने के लिए कहा।
किंवदंती क्या कहते हैं कि सम्राट हुआंग टी ने साम्राज्ञी सी लुंग सी से पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने का कारण पूछा। साम्राज्ञी ने पाया कि सफेद कृमि शहतूत की पत्तियों को खा रहे थे। उन्होंने यह भी देखा कि कृमि अपने इर्द गिर्द चमकदार कोकून बुन लेते थे। संयोग से एक कोकून उनके चाय के प्याले में गिर गया और कोकून में से नाजुक धागों का गुच्छा पृथक हो गया। यह एक संयोग ही था कि जब वे पता लगाने के लिए बगीचे में गए तो एक कोकून उनके चाय के प्याले में गिर गया। इस प्रकार गर्म प्याले में गिरने के कारण कोकून में से नाजुक धागों का गुच्छा पृथक हो गया। इस प्रकार रेशम का खोज हुआ। रेशम उद्योग चीन में आरंभ हुआ और सैकड़ों वर्षों तक इसे कड़ी पहरेदारी में गुप्त रखा गया ताकि विदेशियों को रेशम उद्योग के बारे में जानकारी न मिले। बाद में यात्रियों और व्यापारियों ने रेशम को अन्य देशों में प्रचलित किया। जिस मार्ग से उन्होंने यात्रा की थी उसे आज भी सिल्क रूट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हमने पूरे अध्याय को बारीकी से समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें। अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि हर नए वीडियोस की अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।